बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है बेसिस ऑफ ए नॉर्म स्पेस। तो सबसे पहले हम नॉर्म स्पेस की बेसिस को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है और इनफाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है, और फिर हम इसकी जो है वो एग्जांपल्स भी कंसिडर करेंगे। अब सबसे पहले जो है वो बेसिस के लिए एक कलेक्शन, ये हमारे पास जो है वो एक सेट है। फ़र्ज़ करें ये बी सेट है जिसमें E1, E2, En ये वेक्टर्स हैं, और ये वेक्टर्स हमने कहाँ से लिए हैं? ये नॉर्म स्पेस के एलिमेंट है। बेसिकली ये किसके एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए नॉर्म स्पेस है। उन नॉर्म स्पेस के एलिमेंट्स की हमने एक कलेक्शन कंसिडर कर ली, और इस कलेक्शन को हम कहेंगे कि ये इस नॉर्म स्पेस की बेसिस है। ये इस n की या नॉर्म स्पेस की बेसिस है। बेसिकली n जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्म स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नॉर्म स्पेस की बेसिस कब होगी? जब वो इन दो कंडीशंस को जो है वो फुलफ़िल करेगी। और वो दो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये है कि ये जो सेट B है, ये हमारे पास सेट B है, दैट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इससे पहले वीडियो के अंदर हम जो है वो बात कर चुके हैं जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, और लीनियर कम्बिनेशन क्या होती है। इसको हम जो है हमने जो है वो डिस्कस किया। तो बहरहाल सेट B इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि इसकी अगर हम जो है वो लीनियर कम्बिनेशन लें, ठीक है, स्केलर्स में, तो हर अगर तमाम स्केलर्स नंबर जो है वो किसके इक्वल हों, ज़ीरो के इक्वल हों, तो वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह फॉर ईच एक्स, हर एलिमेंट जो n का है, देयर आर यूनिकली डिटरमाइंड स्केलर्स A1, A2 अप टू An सच दैट, यानी कि हर x के लिए हमारे पास स्केलर्स मौजूद हैं AI, जिनकी कम्बिनेशन किसके साथ ली जाए? इन एलिमेंट्स के साथ ली जाए, इन वेक्टर्स के साथ ली जाए। ये बेसिकली अगर आप इसको ओपन करो स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनता है? ये बेसिकली बनता है A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 एंड सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? AN EN तक। तो ये हमारे पास जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है। तो अगर हर x के लिए ये इस तरह की जो है वो कम्बिनेशन मौजूद है जिसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल होता है? दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस कलेक्शन को हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। ये बेसिस है। अगर ये n बेसिस, अगर ये जो है वो हमारे पास B बेसिस है, ठीक है, अब हम बेसिस को डिफाइन कर चुके हैं। वो कहता है कि इफ़ B इज़ ए बेसिस फॉर n, देन फॉर ईच एक्स, इससे ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है इससे हम लिख सकते हैं कि हर एक्स को हम इस तरह यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक्स बेसिकली क्या है? इसकी लीनियर कम्बिनेशन है। एक्स जो है वो क्या है? लीनियर कम्बिनेशन है। इसको भी अगर आप ओपन करें तो ये स्टूडेंट्स क्या आता है? A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हर एलिमेंट जो है वो बेसिकली क्या बन गया? एक लीनियर कम्बिनेशन है इसके बेसिस की। The series on the right hand side of 1 is called the expansion of x with respect to the bases E1, E2, En and so on। ये बेसिकली क्या कहलाती है? ये जो राइट हैंड साइड पे वो कहता है सीरीज़ है, ये क्या कहलाती है? ये एक्सपेंशन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? x की एक्सपेंशन कहलाती है। किस बेसिस के रेस्पेक्ट? इस बेसिस के जो है वो रेस्पेक्ट। अब ये है कि फाइनाइट डायमेंशनल क्या होता है? एक नॉर्म स्पेस को हम कहेंगे कि ये फाइनाइट डायमेंशनल है। ए नॉर्म स्पेस n इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल इफ़ इट हैज़ ए फाइनाइट बेसिस। अगर इसका बेसिस जो है वो क्या है? जिस तरह ये बेसिस है, ये फाइनाइट है। अगर हम n को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो इसका मतलब वो क्या हो गया है? वो इनफाइनाइट बेसिस है। और अगर बेसिस जो है वो इनफाइनाइट हो तो उसको हम जो है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल कहेंगे। इसका मतलब डायमेंशन का जो ताल्लुक है वो बेसिस के साथ है कि अगर बेसिस जो है वो फाइनाइट है तो वो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस होगी, और अगर वो इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट नॉर्म स्पेस, इनफाइनाइट डायमेंशनल जो है वो स्पेस होगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिस की डेफिनेशन। अब हम जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल्स की जो है वो बात करें तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास स्पेस Rn है, जिसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? इसके एलिमेंट्स होते हैं x1 x2 अप टू xn, n टुपल्स एलिमेंट हैं। ये जो स्पेस है
ठीक है। इसके अगर हम एक सेट बनाएं जिसमें E1 E2 एंड सो ऑन En, ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक सेट है जिसमें E1 इसके इक्वल है, E2 इसके इक्वल है, E3 इसके इक्वल है। तो ये सेट वो जो कंडीशंस हैं दो, उनको फुलफ़िल करता है। एक ये है कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और इसका वेक्टर जो है वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल है, यानी कि हम उसके वेक्टर को जो है वो क्या कर सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन में, यूनिक लीनियर कम्बिनेशन के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिहाजा ये हमारे पास जो है वो क्या है, बेसिस है। इसी तरह अगर हम जो है वो C0 स्पेस की बात करें, ये हम एग्जांपल शुरू से लेते आ रहे हैं, उन्हीं एग्जांपल्स को ही हम जो है वो आगे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे C0 हमने ये कहा था कि ये बेसिकली स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेज है विच कन्वर्जेस टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्या है, ये स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, यानी कि इसकी हर सीक्वेंस किसकी कन्वर्जेंट होती है और किस तरफ कन्वर्ज करती है, ज़ीरो की तरफ जो है वो कन्वर्ज करती है। तो ये जो सबसेट है हमारे पास E1 E2 En एंड सो ऑन, जिसमें E1 ये जो EI हैं वो बेसिकली ये सीक्वेंस ली गई है। EI जो है वो कैसी सीक्वेंस है, डेल्टा IN, और डेल्टा IN बेसिकली जो है वो क्या है, ये क्रोनेकर डेल्टा है। अब ये देखें n जो है वो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, साथ I की जो है वो क्या आ रही होगी, वेरिएशन आ रही होगी। उस बुनियाद पे ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, ये एक सीक्वेंस, दिस इज़ द बेसिस। हमने ये प्रूव करना है कि ये क्या है, ये बेसिस है। अब बेसिस होने के लिए सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये ऑब्वियस है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। E1 E2 E3 ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और दूसरा ये है कि जो इसका एलिमेंट है उसको यूनिक लीनियर कम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो फॉर एनी x, ये हम कोई भी x ले लेते हैं, तो इस x k को हम ये लिखते हैं कि ये I इज़ इक्वल टू 1 to k है, xi EI। ये बेसिकली क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, लीनियर कम्बिनेशन है जिसमें I को 1 पुट करें तो x1 E1 फिर x प्लस x2 E2 प्लस x3 E3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, xk ek तक जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर नॉर्म को डिफ़ाइन करें तो ये नॉर्म x माइनस xk, अब xk अगर हम माइनस कर दें तो इसका मतलब अब नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स, k प्लस 1 से स्टार्ट होंगे। नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएंगे। और ये हम नॉर्म को जो है उधर C0 के लिए जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, डेफिनेटली अगर आप लोगों ने इन बातों को अब समझना है तो ये तफसीलन पहले बात जो है वो हो चुकी है। जब तक शुरू से तमाम वीडियोज़ को एक तरतीब से देख के नहीं आते तो डेफिनेटली ये बातें जो है वो कुछ समझना जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। दूसरा ये है कि इसके अंदर सारी की सारी वेक्टर स्पेस जो है वो यूज़ हो रही है, तो अगर वेक्टर स्पेस की भी आपकी उस लेवल की क्लैरिटी नहीं है तो वहाँ पे भी जो है वो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। बहरहाल ये देखें, अब ये जो है ये किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो के, क्योंकि हमने ये कहा कि इसमें हर सीक्वेंस किसको अप्रोच करती है, वो ज़ीरो को, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर x जो है वो क्या आ जाएगी, लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स के। इसकी कन्वर्जेंस की बुनियाद पे हम जो है वो बात कर रहे हैं कि एक्स के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स के बेसिकली जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है I इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xi EI। और ये बेसिकली इसकी क्या है, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्सपेंशन जो है वो क्या है, यूनिक भी है। तो बेसिस के लिए बात ये ध्यान में रखनी है कि दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक ये है कि जो वेक्टर्स हैं, जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और जो उस स्पेस के वेक्टर्स हैं हर वेक्टर को इन बेसिस की यूनिक लीनियर कम्बिनेशन के अंदर जो है वो उसको लिखा जा सके। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल जो है वो कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास स्पेस C है। इसको भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि ये स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती है। ठीक है, तो इसमें हम अगर ये सीक्वेंसेस कंसिडर करें, एक E और ये जो EI है ये हमारे पास डेल्टा IJ आप लोगों को पता है ये क्या होता है, क्रोनेकर डेल्टा होता है। और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू 0 एंड 1। ये किसके इक्वल होता है, 0 और 1 के इक्वल होता है। दैट इज़ इक्वल टू 1 if I is equal to j and 0 if I is not equal to j। इसका मीनिंग ये होता है। बहरहाल
हमें ये प्रूव करना है कि ये बेसिस बनाते हैं, ई एंड ई आई जो हैं वो क्या है, ये बेसिस हैं। तो बेसिस के लिए वही प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक बात, और दूसरा ये है कि जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसके बाद इसका हर वेक्टर जो है वो बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन है, यूनिक लीनियर कम्बिनेशन है। तो उसके लिए हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू एक्स के बी ए सीक्वेंस इन सी। हम किस में, सी से सीक्वेंस ले रहे हैं और ये सीक्वेंस फिर क्या होगी स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि सी के अंदर हर सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। विच कन्वर्जेस टू ए, हम कह लेते हैं, फ़र्ज़ करेंगे ए को कन्वर्ज करती है। अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और ए की तरफ कन्वर्ज करती है तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, अगर हम इस नॉर्म को लिखें तो ये बेसिकली क्या लिखा है हमने, x माइनस ए ई। अच्छा, इसको आप जो है वो ओपन करके ज़रा लिखें तो ये देखें ये क्या लिखा जाएगा, ये आपके पास लिखा जाएगा x1 माइनस ए ई वन प्लस x2 माइनस ए ई टू प्लस सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएगा, xn माइनस ए और ई n यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब ये है, और ये जो x है ये भी x बेसिकली क्या है हमारे पास, x1 माइनस ये x1 माइनस ए ई वन। अगर हम जो है वो इसको देखें, ओपन करें तो ये हमारे पास यही वेक्टर जो है वो बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो वैल्यूज़ हैं कहाँ तक ये माइनस हो जाएंगी। अगर आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएँ, सिंप्लीफाई करें तो n तक तो वैल्यूज़ क्या हो गई, माइनस हो गई। इसका मतलब हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, n+1 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी। हम सुप्रीमम में इसकी डेफिनेशन को यूज़ करें जो इसके अंदर नॉर्म था, तो k इज़ इक्वल टू n+1 से लेके इन्फिनिटी, और x के माइनस a आ जाएगा, इसका नॉर्म आ जाए, इसका मॉड आ जाएगा, x के माइनस a का मॉड आ जाएगा। अब ये देखें, ये x के माइनस एक्स के जो है ये किसको कन्वर्ज करती है, a को जो है वो कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये हुआ। इसमें ये देखें ई के का मॉड जो है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर बनता है और इसका मॉड 1 के इक्वल आता है, इसलिए इधर नहीं लिखा गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 0 को अप्रोच करेगी जब n जो है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। x किसको, n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x फिर इसके इक्वल है, x जो है वो किसके इक्वल है, ए ई प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n एक्स के माइनस ए इंटू ई के। तो हमने, इसका मतलब ये है कि इसका जो हर एलिमेंट है, ये x बेसिकली एलिमेंट था जो कि सीक्वेंस थी, किसका एलिमेंट था, ये c का एलिमेंट था। तो इसका हर एलिमेंट जो है वो इसकी लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया है, जो कि एक e है हमारे पास, ये e है, और दूसरा जो है वो क्या है, ये ai है, ठीक है। एक k इज इक्वल टू 1 to n कर लें, या इधर i रिप्लेस करके i इज इक्वल टू 1 to n कर लें, वो एक ही बात है। ये डमी वेरिएबल होते हैं, इनको हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। बहरहाल दिस एक्सप्रेशन फॉर x इज़ यूनिक, ये हमने इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या बनाती हैं, ये जो e और ई आई हैं ये इस स्पेस के बेसिस हैं। ये क्या हैं, इस स्पेस के बेसिस हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल है, दिस स्पेस L2। दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद दिस नॉर्म। ये भी हम जो है वो पहले बात करके आ चुके हैं कि ये बेसिकली x नॉर्म एक्स आई मॉड स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी स्क्वायर रूट लेस देन इन्फिनिटी मीन्स बाउंडेड है। अच्छा, नो द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है या ये जो सेट है जो कि सबसेट ऑफ L2 ही है, इसके एलिमेंट्स लिए गए हैं, ये L2 का बेसिस है। ये हमने प्रूव करना है, जिसमें ई आई किसके इक्वल है, डेल्टा आई एन के इक्वल है, और ये क्रोनेकर डेल्टा है। अब एक तो ये है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर हम इसको ये कंसिडर कर लें कि एक्स के किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू 1 to k एक्स आई ई आई, और x में से इसको माइनस कर दें तो k तक माइनस हो जाएंगे, तो वैल्यूज़ n की कहाँ तक रह जाएगी, फिर k+1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, एक्स एन मॉड स्क्वायर रूट।
और जब k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इसका मतलब ये हुआ कि x को हम इस तरह लिख सकते हैं, x किसके इक्वल है, i इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xi ei। और ये जो इसका मतलब ये है कि एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दूसरा इसके हर एलिमेंट को हम जो है वो लीनियर कम्बिनेशन के अंदर जो है वो लिख सकते हैं ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इसका मतलब, और ये एक्सप्रेशन यूनिक भी है, तो बेसिस के लिए यही कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल है स्पेस एल इन्फिनिटी, लेकिन ये जो स्पेस है इसकी बेसिस नहीं है, ये हम जो है वो प्रूव करेंगे। तो द स्पेस एल इन्फिनिटी ऑफ ऑल बाउंडेड रियल और कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस डज नॉट हैव ए काउंटेबल बेसिस, इसकी जो है वो बेसिस नहीं है। अब उसके लिए जो है वो हमने प्रूव करना हो तो जिस तरह आप कंट्राडिक्टरी प्रूव करते हैं, आप कहते हैं नहीं है, अगर है तो फिर आज कहीं जाके जो है वो उसकी कंडीशन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये इसकी बेसिस है। अगर ये इसकी बेसिस है एल इन्फिनिटी की, तो इसका मतलब इसका जो हर वेक्टर है, यानी कि जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये x इज़ इक्वल टू एक्स आई, और इसी तरह एक्स के इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू 1 to k एक्स आई ई आई, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, यानी कि x माइनस एक्स के जो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के को आप माइनस करें तो k तक टर्म्स माइनस हो जाएंगी, बाकी k प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 0, लेकिन ये मे नॉट कन्वर्ज टू 0 एज k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो है वो 0 को अप्रोच नहीं करती अगर k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये x की तरफ कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, x की तरफ कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब हम वेक्टर को जो है वो लीनियर कम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेसिस हमने कंसिडर की थी वो बेसिस जो है इसकी बेसिस नहीं है। तो ये थी स्टूडेंट्स बेसिस की डेफिनेशन, और हमने कुछ एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक होगा कन्वेक्स सेट्स, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।